हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बार मैं फिर आप लोगों को क्लास 9 का चैप्टर समास को लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। और आज का हमारा टॉपिक है बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययीभाव समास। इससे पहले मैं आप लोगों को समास की परिभाषा और समास के भेद को बताया था। समास के भेद को मैंने दो भागों में बांटा था। एक था तत्पुरुष समास के दो भेद किए थे, कर्मधारय समास और द्विगु समास, जो मैं पिछले कक्षा में पढ़ा चुका हूं। और यह भी बताया था कि अगले कक्षा में मैं बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययीभाव समास को पढ़ाऊंगा। तो आज वही टॉपिक हम आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। देखो, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, इसको हम पहले देख लेते हैं। देखो, जिस समास का दोनों पद गौण होता है, जिस समास का दोनों पद गौण होता है। गौण का अर्थ में पिछले कक्षा में बता दिया था, गौण का पद का अर्थ में पिछले कक्षा में बता दिया था कि जब पहला शब्द और दूसरा शब्द, यानी पहला जिस शब्द से बनेगा उसका पहला जो शब्द होगा और दूसरा जो शब्द होगा वो उसको हम पद कहते हैं, है ना। यानी शब्द को ही हम पद कहते हैं। तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे और यही तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। इसे ही हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। देखो, मैं क्या बोला, जिस समास के दोनों पद गौण होते हैं, दोनों पद का मैं बता दिया था पिछले कक्षा में भी। तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में बताते हैं। यहाँ पर क्या होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के, मैं जब उदाहरण दूंगा तो आप लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि तीसरा पद क्या है और यह क्यों प्रधान हुआ है। ठीक है, इसका देखो एक दो हम पहले उदाहरण को हम देख लेते हैं। उदाहरण में हम देखें, जैसे में एक उदाहरण देखें, पीताम्बर। एक उदाहरण हमने लिखा पीताम्बर। अब देखो, यहाँ पर दो तरह से हम बना सकते हैं समास को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तीसरा व्यक्ति किस प्रकार प्रधान होता है उसको भी मैं बताऊंगा। इसको हम एक तरह से बना सकते हैं, पित्त है पीले रंग का, या पित्त का होता है पीला, हम यहाँ लिख देते पित्त, ब्रैकेट में लिख दे रहे पीला, पीले रंग का अंबर। अंबर का होता है वस्त्र। ठीक है, इसको याद रखना हो गया। ठीक है, पीले रंग का वस्त्र। यहाँ पर तो क्या है, वस्त्र किस प्रकार का है, पीले रंग का, अर्थात विशेषण और विशेष्य को बता रहा है। पहला पद क्या है, विशेषण, और दूसरा पद क्या है, विशेष्य। ठीक है, तो यहाँ विशेषण और विशेष्य को बताया जाता है, चूंकि हम इसको कर्मधारय समास में बना देंगे। पर जब यहां पर हम किसी तीसरे व्यक्ति के तीसरे पद के बारे में बताएंगे की ओर इंडिकेट कर देंगे या बताएंगे, तो वे हो जाएगा बहुब्रीहि समास के अंदर। जैसे मैं एक इसी को मैं बता दे रहा हूं, पीला पीला है वस्त्र जिसका अर्थात कृष्ण। ठीक है, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात कृष्ण। अब देखो यहाँ पर किस प्रकार ये
चलाया बहुब्रीहि समास में, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण की प्रधानता है कि कृष्ण किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं या पहनते हैं, इसीलिए यहाँ पर कृष्ण की प्रधानता हो गई, यहाँ पर वस्त्र की प्रधानता नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कृष्ण जो है यही प्रधान है, इसलिए बहुब्रीहि समास के अंतर्गत हम चला लिया या हम बहुब्रीहि समास के अंतर्गत हम इसे रख सकते हैं। अगला उदाहरण हम देखते हैं, तो अगला परिभाषा इसके साथ हम इसमें और बहुत सा देख सकते हैं, नीलांबर, श्वेतांबर, इस तरह के जितने भी उदाहरण होंगे सब सारे के सारे कहाँ आएंगे, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत चलाएंगे। उसी प्रकार मेघनाद, ठीक है, मेघनाद यहाँ पर एक उदाहरण हम दे दे रहे हैं, मेघनाद का परिभाषा इसको हम बना के दिखा देते हैं, मेघनाद, ठीक है। मेघनाद का क्या होगा, मेघनाद का होगा मेघ के समान करता है नाद जो मेघ के कौन करता था, मेघ के समान नाद, मेघ के समान करता है नाद जो, अर्थात इंद्रजीत, रावण पुत्र इंद्रजीत जो था उसके, है ना, अर्थात इंद्रजीत कैसे करते थे, मेघ की तरह नाद मतलब आवाज करना, ठीक है। अगला हम देखते हैं द्वंद्व समास को। द्वंद्व समास में क्या होता है, जहां पर यहाँ पर क्या है, दोनों पद गौण है, ठीक इसके विपरीत है द्वंद्व समास, जहां पर दोनों पद की प्रधानता होती है, ठीक है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। उसको भी हम लिख दे रहे हैं आप लोगों के समक्ष। द्वंद्व समास, मैंने क्या बताया था, जिस समास का दोनों पद प्रधान होते हैं, देखो इसमें क्या है, द्वंद्व समास में मैं क्या बोला कि जो जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात जहां पे ऐसा शब्द आएगा जहां पे दो पद होंगे, दोनों पद ही प्रधान होंगे, गौण कोई पद नहीं होगा। पर यहाँ पर समझने की एक बात यह है कि जब उस पद को हम हटाएंगे या अवयवों का प्रयोग करेंगे तो और, तथा, या, ये तीन शब्द जहां पे युक्त हो जाएंगे या मिले रहेंगे, वहां हम द्वंद्व समास कह सकते हैं। जैसे उदाहरण हम दे देते हैं माता पिता, ठीक है, यहाँ माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है, तो लिखेंगे माता और पिता। उसी प्रकार बनाएंगे भाई बहन,
क्या होगा, भाई और बहन। फिर बनाएंगे दिन रात, दिन और रात। इस तरह के जितने भी उदाहरण आप लोग के सामने आएंगे वे हो जाएंगे द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर देखने की बात एक है या समझने की बात एक है, जहां पे आप इस तरह की डैश देखोगे दो शब्दों के बीच में, वहां पर आप आसानी से द्वंद्व समास बना सकते हो या द्वंद्व समास के अंतर्गत आप रख सकते हो। ठीक है, अब अगला है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का अर्थ होता है जिसका पहला पद अव्ययी हो, जिसका पहला पद अव्ययी हो वह क्या होता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। उदाहरण के रूप में हम बता दे रहे हैं क्या किस प्रकार पहला पद अव्ययी होता है। पहले इसके हम डेफिनेशन को भी लिख देते, परिभाषा को लिख देते। ठीक है, जिस समास का पहला पद क्या है, अव्ययी। अव्ययी का होता है अविकारी। आप लोग अविकारी शब्द क्लास 8 में पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, और 9 में जो पहला चैप्टर था उसमें भी अविकारी शब्द का प्रयोग हुआ था। तो अब यहाँ पर क्या है, अविकारी शब्द किस प्रकार के होते हैं मैं बता दे रहा हूं। जैसे मैं एक लिख रहा हूं यथाशक्ति, यथाशक्ति। यहाँ पे यथा शब्द है, ये है अविकारी। ठीक है, इसका समास हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, शक्ति के अनुसार। ठीक है, उसी प्रकार यथासंभव, जितना संभव हो सके, इस तरह के जितने सारे उदाहरण होंगे आप उसे अव्ययी भाव समास के अंतर्गत रख सकते हो। फिर उसके बाद देख लो, एक दो उदाहरण दे देते हैं। प्रतिदिन, भरपेट, हर पल, प्रतिदिन, प्रतिदिन। अच्छा, इसको आप दो तरह से बना सकते हो, दिन अव्यय दिन भी बना सकते हो। दिन यहां अव्ययी लिख सकते हो, दिन इस तरह से भी बना सकते हो। और इसका और एक यह है, आप बना सकते हो दिन शब्द की द्विरुक्ति। दिन शब्द की द्विरुक्ति, द्विरुक्ति का अर्थ होता है एक ही शब्द दो बार आना। ठीक है, उसका बाद और क्या बताया था, भरपेट। ठीक है, उस तरह से आप हर समय बना सकते हो, आजम, भरपेट, हर पल, ये इस तरह के बना सकते हो। एक हर पल को मैं बना दे रहा हूं, हर पल क्या होगा, पल अव्ययी पल। ठीक है, इस तरह से है आपका अव्ययी भाव समास। समास में सबसे आसान समास द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास ही है। आशा करते हैं आप लोगों को पिछली कक्षा की तरह यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास आपको समझ में आया। इसके बाद हम आप लोगों को समक्ष नया कोई चैप्टर समास का, जिसको पद परिचय या वाच्य भी कर सकते हो, आप लोगों को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।